हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का लेक्चर है और ये मैंने बेटा आपके लिए एक लेक्चर पेंडिंग रखा हुआ था। उसके दो तीन रीजन थे। पहला, उस वक्त शायद आपकी बायोटेक कंप्लीट नहीं हुई थी। दूसरा रीजन ये था बेटा कि मुझे ये लगा था कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक लेक्चर के बहाने आपसे कुछ जुड़ाव बना रहेगा और मैं कुछ चीजें आपको गाइड कर पाऊंगा। तो उसी लिए मैंने एक तरीके से लेक्चर पेंडिंग भी रखा था। तो अभी मैं आपको चीजें बता देता हूं कि किस तरीके से करनी है। आपको बेटा अभी क्या हो गया है कि 11th का आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं बहुत सारे बच्चे उनको देख पा रहा हूं जिनका 11th के कुछ टेस्ट पेंडिंग है, या हो सकता है उन्होंने एक भी ना दिया हो, या हो सकता है टेस्ट की तैयारी पूरी ना हुई हो, मतलब कि उन्होंने टेस्ट दिया है, प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, या एक दो टेस्ट रह गए हैं। तो हम किस तरीके से आगे अप्रोच करेंगे। 12th के बहुत सारे टेस्ट ऐसे होंगे आपके, जैसे टोटल मान लो 5 टेस्ट हैं, उनमें से एक दो टेस्ट ऐसे होंगे जिसका सिलेबस कंपैरेटिवली आपको हल्का फील होगा, तो उसके बीच में आप कोई 11th का टेस्ट प्लान कर लो। उसके अलावा जब आप फुल सिलेबस टेस्ट आप दे रहे होगे तो उसके साथ आप कैसे प्लान करोगे। जैसे मान लो आज फुल सिलेबस टेस्ट है आपका, तो क्या हम सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं? आप प्रैक्टिकली देखें तो बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करिए, फुल सिलेबस टेस्ट में अपना आधा 11th रिवाइज कर लीजिए, मतलब हाफ 11th अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगले वाले फुल सिलेबस में दोबारा से हाफ 11th रिवाइज कर लीजिए, या कंप्लीट 11th। आप अगले वाले में फिर कंप्लीट 11th रिवाइज करिए। फिर उससे अगले वाले में आप क्या करिए, हाफ 12th रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके अगले वाले में कंप्लीट 12th कर लीजिए। तो ऐसे ही 4 फुल सिलेबस में आपका सिलेबस एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा। फिर अगले वाले फुल सिलेबस में पूरी 11th रिवाइज करने की कोशिश करिए, फिर उससे नेक्स्ट वाले में पूरी 12th। तो ये एक पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको रिवीजन कर पाओगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि फुल सिलेबस में स्टार्टिंग के जो फुल सिलेबस है उसमें एक मेजर पोर्शंस को रिवाइज करिए और फिर टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपने पीछे अगर रिवाइज किया हुआ है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं आता होगा। फिर जैसे जैसे टेस्ट में आप लास्ट में पहुंचेंगे तो फिर आप पूरा रिवाइज करने की कोशिश करिए, चाहे भले ही एक दिन का गैप हो। तो इस तरीके से अगर आप मूव करोगे तो आप टेस्ट को आराम से दे पाओगे और उसमें अच्छा भी कर पाओगे। ये तरीका रहेगा। अब यहां पर बेटा ये परेशानियां बच्चों की रहने वाली हैं कि सर हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाता टेस्ट से पहले। बेटा आज तक कोई भी ऐसा मतलब पर्सन नहीं है जिसने टेस्ट से पहले परफेक्शन के साथ सारा सिलेबस अच्छे से कर लिया हो। परफेक्शन का मतलब होता है जो उसे फील हो रहा हो परफेक्ट हो गया, क्योंकि परफेक्शन तो एग्जाम में दिखती है ना। हो सकता है क्वेश्चन इजी आ गया तो उसे फील होगा, पूरे आ गए तो परफेक्ट हो गया। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो आपको कहीं ना कहीं यह समझना पड़ेगा कि आप अपना बेस्ट दो, पूरा एफर्ट लगा दो। आपको कभी भी यह फील नहीं होना चाहिए लाइफ में कि यार मैंने एफर्ट नहीं किया था। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात होती है, लेकिन आपको आने वाले दिनों में जो आप एफर्ट करोगे आपको कभी यह फील नहीं होना चाहिए कि मैंने मतलब अपना बेस्ट नहीं दिया था। हमेशा यह फील होगा। तो स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, जो भी टेस्ट दो उसके अकॉर्डिंग प्लान करो कैसे पढ़ना है। अगर फुल सिलेबस देने जा रहे हो तो हाफ हाफ करके मूव कर लो स्टार्टिंग वालों में, उसके बाद फिर पूरा रिवाइज करना। आपका 11th पेंडिंग है तो इन्हीं फुल सिलेबस में कहीं पर 11th के उन टेस्ट को देने की कोशिश करो। क्लियर है? और उसके साथ आप मूव करोगे। अभी भी आपके पास लगभग, मैं फिर बोल रहा हूं, मोर देन 50 डेज पड़े हुए हैं बेटा। 50 दिन से ज्यादा है। अगर आप ध्यान से सोचें, इस 50 दिन में भी अगर आप अच्छी पढ़ाई कर दें तो आपकी मतलब सिलेक्शन के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे। तो आपको अपने ऊपर बिलीव करके पूरा एफर्ट देना है। कभी ये गिल्ट नहीं फील करना कि यार मैंने टाइम वेस्ट किया था इसलिए मेरा नहीं हुआ। ये नहीं होना चाहिए। बस बाकी अपना पूरा लगा दो एफर्ट। ठीक है, हम लोग साथ में हैं आपके। और अभी मैं आपको ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक करा रहा हूं ताकि आपको मतलब एक तो गाइड भी करना था, और छोटा ये टॉपिक एक पेंडिंग था छोटा सा, ये मैंने जानबूझ के रखा था कि बीच में कभी मैं डालूंगा और आपसे मैं बात भी कर पाऊंगा इस चीज को लेके। दूसरा बेटा आपका जो रहेगा, अभी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की, जिसकी मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दे दी है। तो उसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बोलूंगा, आप ध्यान से सुनना। टॉपिक है हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सुनेंगे ध्यान से। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लास्ट टॉपिक गिवन है, इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है बेटा, उसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है। तो मुझे चीजों को बहुत ज्यादा समझ के आगे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। मैं आपसे अगर सिंपल सी भाषा में पूछूं, बहुत सिंपल तरीके से चलेंगे
कि यार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जरूरत क्या है, हमें क्या जरूरत है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ने की, मतलब है क्या टॉपिक में एग्जैक्टली है क्या। जैसे मान लो दो ह्यूमन है, उनके हाथों के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, ये चीज समझ में आ रही है। ऐसे ही क्या होता है बेटा, दो अलग अलग ह्यूमन के डीएनए में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होता है। ये जो डिफरेंस है ये आधार बनता है, बेसिस बनता है कि मैं काफी ज्यादा मान लो फोरेंसिक मतलब किसी क्राइम सीन में पहचानने के लिए कि ये उस पर्सन ने क्राइम किया है कि नहीं किया। पेटर्निटी टेस्ट, ये बच्चा इस माता पिता को बिलोंग करता है कि नहीं करता, या डाइवर्सिटीज को स्टडी करने के लिए यूज होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टॉपिक है वो इस बात से डील करता है कि दो ह्यूमन वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं होने चाहिए, ऐसे ट्विंस नहीं होने चाहिए जो एक जाइगोट से बने हैं, उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम आएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है कि दो ह्यूमन का जो डीएनए है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अंतर, कुछ डिफरेंसेस जरूर प्रेजेंट होते हैं। इतनी चीज समझ में आ रही है। जैसे मान लो एक ह्यूमन ये है, एक ह्यूमन ये है, तो इनके डीएनए में और इसके डीएनए में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा, है ना। तो हम उसकी स्टडी करेंगे। दो अलग अलग ह्यूमन है बेटा, ठीक है। तो जो इनका कोई सेल ले लो, मान लो मैंने इसमें से सेल ले लिया, इन दोनों का मैंने ये सेल ले लिया। अब ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, आपको पता है, उसके अंदर ये डीएनए है। तो ये जो डीएनए है ना बेटा, ये डीएनए और ये डीएनए, इसमें हमारे पास डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ये कभी भी सेम नहीं होता, डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वेरिएशन होती है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए ह्यूमन है। तो कहीं ना कहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि दो ह्यूमन का जो डीएनए है इट इज नॉट आइडेंटिकल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जो दो सेल ऑफ सेम ह्यूमन मतलब मान लो इसी ह्यूमन के दो सेल ले लूं, उनका डीएनए क्या होता है, सेम होता है, इज आइडेंटिकल। तो वो एक तरीके का फिंगरप्रिंट होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरा जो ये हाथ का जो फिंगरप्रिंट है, जो प्रिंट्स हैं, वो हमेशा मैं जब भी लूंगा एक ही जैसा आएगा, चाहे आज लूं 10 साल बाद 5 साल बाद लगभग एक जैसा आएगा। ऐसे ही हम ये समझते हैं कि कोई भी ह्यूमन के हर एक सेल का जो डीएनए सीक्वेंस है वो सेम आएगा, है ना, सेम आएगा, और दो अलग अलग ह्यूमन का अलग अलग आएगा। तो इसी को आधार बना के हम क्या कर सकते हैं, हम क्राइम सीन पे पता कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन था जिसने क्राइम किया, तो उसका कोई हेयर का फॉलिकल रह गया, या उसका कोई मान लो स्किन के सेल्स रह गए, और हमने उस पे सस्पेक्ट है, तो उसके सेल लेके फिर हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे ये पर्सन है, ये क्राइम सीन पे गया, इसका डीएनए, इसका सेल रह गया, वहां पर कोई सेल मिल गया मुझे, और मुझे सस्पेक्ट है उस पर्सन को, और जो मान लो यही पर्सन को अगर मैं सस्पेक्ट की फॉर्म में समझ रहा हूं, तो मैं इसका और वो जो क्राइम सीन से मिला डीएनए कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि विद इन ह्यूमन डीएनए सेम है। दो ह्यूमन के बीच का डीएनए हमेशा अलग होगा, और हर ह्यूमन का डीएनए अलग होता है, जैसे कि हाथ का फिंगरप्रिंट। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है, सोचो नहीं, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है ये आपको पता चल गई। व्हाट इज नीड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये आपको पता चलना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे चल सकते हैं, ध्यान से सुने बेटा, हम इसके आगे जाएंगे अब, ठीक है, इसके आगे की बात करेंगे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी ने बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि 99.9% डीएनए दो ह्यूमन का सेम होता है। मैं आपको एक आइडिया देता हूं, आप मुझे बताओ डिप्लॉयड में आपने कितना डीएनए पढ़ा है। सर 3 × 10⁹ बेस पेयर डीएनए पढ़ा है। ये किस में पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है आपने डिप्लॉयड में, है ना, ये डिप्लॉयड में पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं सर, ये डिप्लॉयड में आपने पढ़ा था। 3 × 10⁹ बेस पेयर ये डिप्लॉयड में पढ़ा था। अब जरा आगे की कहानी सुनना, ये डीएनए डिप्लॉयड में है। अब जरा आगे देखो, अब मैं ये कह रहा हूं कि 99.9% डीएनए ऑफ टू ह्यूमन सेम है, सेम है। तो कितना अलग है, 0.1% डिफरेंट है। तो मान लो मैं कहता हूं कि ये दो ह्यूमन है, एक का नाम टॉम है, एक का नाम जॉन है, ठीक है। इन दोनों का ये डीएनए है जो 99.9% सेम है। तो कितना अलग है, 0.1% ये और 0.1% ये आपस में अलग है।
पर ये 0.1% किसका है? आप देखो 0.1% ऑफ किसका? 3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, जो आ जाएगा लगभग 3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर आ जाएगा। ये अभी भी बहुत बड़ा डीएनए है बेटा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं ये कह रहा हूं कि आपसे अगर कोई डाटा पूछता है कि यार देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा मेथड होगा जिसमें हम दो ह्यूमन के बीच के डीएनए, क्योंकि हर सबका डीएनए अलग अलग होता है, पता लगाएंगे क्या अंतर है। अब अंतर पता लगाने के लिए सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था, वहां पर हमने कहा था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सीक्वेंसिंग करके, मतलब किसी भी ह्यूमन का जीनोम पूरा पूरा सीक्वेंस करते हैं। अब एक मन में सवाल यह उठता है, क्या यहां भी हम सीक्वेंसिंग करेंगे? नहीं, यहां हम सीक्वेंसिंग नहीं करते। उसका रीजन देख लो। रीजन यह है कि अगर आपको सीक्वेंसिंग करनी है तो आपको एक ह्यूमन का कितना बड़ा डीएनए, जैसे मान लो ये ह्यूमन है, इसका कितना बड़ा डीएनए है? 3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। इसका भी, इन दोनों का सीक्वेंस करोगे तब अंतर पता चलेगा, जो बहुत ज्यादा महंगा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अगर मुझे दो ह्यूमन के बीच में डिफरेंस पता करना है तो मैं वहां ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तरह सीक्वेंसिंग नहीं करूंगा, मैं कुछ और यूज करने वाला हूं। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर आप देखो 3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर डीएनए अलग है दो ह्यूमन का, अभी भी ये बहुत बड़ा डीएनए है सीक्वेंस करने के लिए, तो मैं सीक्वेंसिंग नहीं करूंगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैं दो ह्यूमन के बीच के डीएनए में अंतर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू नहीं पता करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय और बहुत ज्यादा पैसा लगेगा जो किसी काम का नहीं है। मैं कोई और मतलब प्रिंसिपल यूज करने वाला हूं, कुछ और ट्रिक लगाऊंगा कि मैं ह्यूमन के बीच के डीएनए में, दो ह्यूमन के बीच के डीएनए में अंतर पता कर सकूं कि भाई देखो ये दो सेल है, ये इसी ह्यूमन के हैं तो इनका डीएनए एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ये दोनों सेल अलग अलग ह्यूमन के, इनका डीएनए अलग है। तो अंतर कैसे पता लगाएंगे? कोई मेथड बताएंगे, ठीक है, जो हम फॉलो करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। पर आपकी एनसीईआरटी कहती है कि 99.9% डीएनए अलग है, 0.1% जो 99.9% सेम है, 0.1% अलग है, पर 0.1% अभी भी इतना बड़ा डीएनए है कि डिफरेंस नहीं पता कर सकते। यहां तक समझ में आ रही है? अभी भी काफी बड़ा डीएनए है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा, इस बात को समझो। तो हाउ टू फाइंड डिफरेंसेस? कैन वी सीक्वेंस? नो। वाई? बाय यूजिंग सीक्वेंसिंग टाइम लगेगा। सीक्वेंसिंग यूज करेंगे तो हमारे पास क्या लगेगा? टाइम एंड मनी काफी रिक्वायर होगी। तो क्या हम सीक्वेंसिंग करते हैं ह्यूमन इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? नहीं करते। इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ, यहां तक क्लियर है? ये बेसिक सा मुझे समझ में आ गया। तो अभी तक मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया, सिर्फ ये बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हर एक ह्यूमन का डीएनए उसकी मतलब पहचान होता है, उसके सारे सेल्स का डीएनए एग्जैक्टली सेम होगा, सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, सॉरी डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अभी नहीं बोलना चाहिए, सेम होगा, और दो ह्यूमन के बीच का डीएनए अलग अलग होता है, ठीक है। और क्या हम ये डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? सीक्वेंसिंग करेंगे? नहीं करेंगे। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टॉपिक को समझने से पहले जरा एक बार एनसीईआरटी देखो क्या कहती है पहले पैराग्राफ में। 99.9% डीएनए सेम है और वो 3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर का है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल का अपना डीएनए यूनिक होता है, तो वो उसको एक फिंगरप्रिंट देता है डीएनए की फॉर्म में। दूसरा, सीक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम वुड बी अ डॉन्टिंग मतलब मुश्किल, पैसा लगेगा, समय लगेगा, ठीक है। और कितना डीएनए अलग है देख रहे हो, हमें कंपेयर करना है कितना? 3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। ये 6 कैसे आया है? 99.9% के बाद जो 0.1% बचा उसके बीच में भी सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते, सही है। ये वो चीज दे रखी है। अब आओ जरा, ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने के लिए आपको ये सारी टर्म समझ आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू लर्न डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहले व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, बड़ा घूमेगा इस चैप्टर में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, वीएनटीआर क्या होते हैं, ये सारे आपके दिमाग में बैठने चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है। बहुत ध्यान से एकदम फोकस करके देखेंगे, ठीक है बेटा। चलो आओ, आ जाओ।
सबसे पहले मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आई तो टॉपिक आपको थोड़ा वीक रह जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इन टर्म को ध्यान से समझेंगे। मैं इन टर्म्स को समझाने के बाद आपको एनसीईआरटी रीड करूंगा और आप एनसीईआरटी फिर साथ खोल के बैठेंगे और रीड करेंगे मेरे साथ, आपको सारा समझ आएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉलीमॉर्फिज्म की, ठीक है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉली का मतलब समझ में आता है बहुत सारा, मॉर्फिज्म का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी अलग अलग। हम यहां पर बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, या इसके लिए एक और टर्म यूज कर सकते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। जो प्रॉपर वर्ड शुड बी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड यूज करेंगे ना। व्हाट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म? मेरी बात समझना, व्हाट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म? पहले टर्म को समझो। व्हाट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म? ये मैंने एक डीएनए बना दिया और ये दूसरा डीएनए एग्जैक्टली सेम है। ये दोनों डीएनए बिल्कुल सेम है। मैंने क्या किया, ध्यान देंगे बेटा, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इस टी को चेंज कर दिया और यहां पर टी को चेंज करके जी ला दिया, ठीक है। टी को चेंज करके जी ला दिया तो मान लो ऐसा इसके सामने सी आ जाएगा जब डीएनए रेप्लिकेट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये डीएनए और ये डीएनए बिल्कुल सेम है, सिर्फ इस पोजीशन पर एक डिफरेंस है, ठीक है, एक डिफरेंस है इस पोजीशन पर। तो इन दोनों डीएनए में डिफरेंस कहां पर है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पर। तो इसे हम कहेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एसएनपी। ये क्या हो गया सर, ये तो अजीब सी बात कर दी आपने। अब सुन ध्यान से बेटा क्या होता है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म को ऐसा समझ कि डीएनए का मान ले मेरे पास एक सीक्वेंस है, उसमें म्यूटेशन की वजह से अगर कोई न्यूक्लियोटाइड बदल जाता है, उस बदली हुई मतलब उस न्यूक्लियोटाइड बदल गया, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड चेंज होने को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अच्छा सर, तो म्यूटेशन क्या होगी? अभी आते हैं उस पर, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे कहूं डिफाइन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप लिखोगे डेफिनेशन में, इट इज जेनेटिक लेवल वेरिएशन। जेनेटिक लेवल वेरिएशन, मेरी बात समझना ध्यान से। एक ह्यूमन सफेद ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सफेद काला गलत फॉर्म में मत लेना मेरी बात को। एक मान लो ह्यूमन जो है जिसका रंग साफ है, एक थोड़ा काला है, तो ये एक तरीके की क्या हो गई? वेरिएशन हो गई। पर ये वेरिएशन कौन सी है? फिनोटिपिक, जो बाहर दिख रही है। एक्चुअल में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ये वो वेरिएशन होती है जो डीएनए में हुई है, जरूरी नहीं है कि बाहर दिखेगी। सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, फिर से समझो ध्यान से। मैं आपको पहली टर्म समझा रहा हूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जिसे पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि मेरे पास मान लो डीएनए बना हुआ, ये मान लो डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए पे म्यूटेशन होके हल्का सा बदलाव हो गया। अब वो आगे कैरेक्टर में दिखेगा नहीं दिखेगा मुझे उससे मतलब नहीं है, पर डीएनए में अगर कोई भी बदलाव होता है, कोई भी चेंज होता है, तो उसे हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का है, किस का मतलब है किस लेवल पे बदलाव? जेनेटिक लेवल पे। जेनेटिक लेवल मतलब डीएनए के लेवल पे बदलाव। अब यहां पर आपके अंदर एक सवाल कूद रहा होगा, सर म्यूटेशन क्या होता है? फिर मेरी बात समझ ध्यान से बेटा। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बदलाव है, उसका रीजन म्यूटेशन है। मतलब क्या हुआ? ये जो चेंज हुआ, ये जो म्यूटेशन है वो कॉज है। कॉज का मतलब कारण है, म्यूटेशन कारण है, कॉज है, और पॉलीमॉर्फिज्म उसका रिजल्ट है। तो अगर आज आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन म्यूटेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप क्लियरली कहोगे कि म्यूटेशन कारण है और पॉलीमॉर्फिज्म रिजल्ट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि रीजन फॉर पॉलीमॉर्फिज्म इज क्या है रीजन? सोचो, रीजन फॉर पॉलीमॉर्फिज्म इज म्यूटेशन। क्या है? म्यूटेशन है। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है। क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया? सोचो सर हमें कुछ कुछ आइडिया लग रहा है। तो मैंने आपको पहली टर्म क्या बताई है? मैंने आपको पहली टर्म बताई है पॉलीमॉर्फिज्म। दोबारा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक डीएनए है, उस डीएनए पर एक म्यूटेशन हुई,
उसकी वजह से बदलाव हो गया, उसे हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब जेनेटिक लेवल वेरिएशन, जेनेटिक लेवल वेरिएशन। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कंपेयर दिस टू डीएनए, ये दोनों डीएनए बिल्कुल सेम है, आप ध्यान से देखो, पूरा पूरा सीक्वेंस सेम है, ATGC ऐसे ही सीक्वेंस है ना, ATG, यहां पर ATG, खाली यहां बदला हुआ है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ SNP। अब SNP की फुल फॉर्म पढ़ो तो थोड़ा समझ आएगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हो गया भाई SNP हो गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। तो पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ रहा है भाई, जेनेटिक लेवल वेरिएशन, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं, चीजों को और बेहतर वे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है डीएनए में बदलाव। मैं आपको एक डीएनए दिखा देता हूं, ध्यान से देखना बेटा, मैं ये डीएनए दिखा देता हूं, ये डीएनए मान लो मैंने ये डीएनए बना रखा है, ठीक है, क्लियर है, डीएनए बना दिया, सही है। मैंने कहा कि यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, इस पॉइंट पर मेरे पास चेंज हुआ है, म्यूटेशन हुई है, लीड टू पॉलीमॉर्फिज्म। अब मैं जो आपको बोलने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बोलने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्लियर है। एक सेकंड देना बेटा, एक सेकंड देना बस। ठीक है, क्लियर है। अब सुनना ध्यान से, देखो मैंने क्या किया, डीएनए को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक मेरे पास कोडिंग रीजन है और एक मेरे पास नॉन कोडिंग है। मैंने दो रीजन बना दिए। इतना तो पता आपको कि डीएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग होते हैं, ये तो पता है आपको, कोई डाउट है नहीं। मैंने क्या किया है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इस पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल। इस सवाल को आंसर देने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें बताऊंगा। मान लो आपके पास पूरा डीएनए है, उस डीएनए पे दो तरह के रीजन होते हैं, एक कोडिंग होता है मान लो, और एक नॉन कोडिंग रीजन होता है, ठीक है, क्लियर है। म्यूटेशन कहीं भी हो सकती है, ये चीज समझ में आ रही है। तो म्यूटेशन कहां हो सकती है बेटा? म्यूटेशन यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। हम ये समझते हैं कि जो कोडिंग रीजन की म्यूटेशन होती है, इसमें जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पॉलीमॉर्फिज्म या हम अभी म्यूटेशन लिख लेते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, वो क्या होता है, आइदर रिजेक्टेड। अगर वो हार्मफुल होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझो ध्यान से। जैसे मान लो मैंने कहा हेमोफीलिया, हेमोफीलिया म्यूटेशन से बनी हुई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसमें क्या हुआ है, उसमें जो भी बदलाव हुए हैं उसकी वजह से नेचर उस आदमी को, उस पर्सन को मार रही है ना, रिजेक्ट कर रही है। तो वो क्या हो सकता है, आइदर रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, ये हो सकता है कि नहीं। दूसरा, अगर पॉलीमॉर्फिज्म नॉन कोडिंग रीजन पे हो रही है तो इट इज नॉट रिजेक्टेड। ये रिजेक्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि इसको एक्सप्रेस नहीं करना है। ये रिजेक्ट होगी क्यों? कोई भी चीज रिजेक्ट क्यों होती है? क्योंकि नो नीड टू एक्सप्रेस, नो नीड टू एक्सप्रेस, इसे एक्सप्रेस करना ही नहीं है। तो मैंने आपको यह समझाया सबसे सिंपल भाषा में, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए में बदलाव किस वजह से होता है? म्यूटेशन से। पॉलीमॉर्फिज्म पूरे डीएनए में कहां हो सकता है? कहीं भी, कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों में। कोडिंग वाले के चांस होते हैं रिजेक्ट हो जाए, नॉन कोडिंग वाले के चांस होते हैं कि वो रिजेक्ट ना हो, ठीक है। नॉन कोडिंग वाले के चांस होते हैं वो रिजेक्ट ना हो, और नहीं भी होता, ठीक है, वो इकट्ठा होता चला जाता है। मतलब जैसे मान लो यहां कोई म्यूटेशन हुई, अगर ये रिजेक्ट हो गई तो ये इस इंसान के साथ ये म्यूटेशन मर जाएगी, लेकिन अगर वो नॉन कोडिंग में हुई तो एक्सेप्ट हो सकती है। दूसरी चीज, ये पॉलीमॉर्फिज्म कौन से सेल्स में हो रही है? जैसे मान लो मैंने ह्यूमन बनाया, ध्यान से सुनेंगे, मैंने ह्यूमन बनाया, ये ह्यूमन है, तो आपको पता है ह्यूमन में दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक सेल्स होते हैं उसके जर्म सेल्स, और दूसरे सेल्स होते हैं उसके सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में अगर कोई पॉलीमॉर्फिज्म होगी तो वो अगली जनरेशन में नहीं जाएगी, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म के साथ मर जाएगी। लेकिन जर्म सेल जो गैमेट्स बनाएंगे उनके थ्रू अगली जनरेशन में जाती है।
जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में चीजें समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझते समझते। रीजन क्या है बेटा, इसमें चीजें काफी सारी हैं। मैं आपको क्या बोल रहे, मैं सारी एनसीईआरटी की लाइनें बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा। मैंने आपको यह समझाया कि भाई मान लो आपके पास एक सेल है, हम ह्यूमन सब सेल के बने हुए हैं। हमारे सेल में डीएनए जो होता है वो कोडिंग और नॉन कोडिंग दो प्रकार का होता है। उनमें कहीं भी म्यूटेशन हो तो पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट होती है। कोडिंग वाले में अगर म्यूटेशन होती है, या तो वो हार्मफुल होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी, काम की होगी तो एलील बना देगी, तो या तो वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। नॉन कोडिंग वाली इकट्ठी होती जाती है। तो जनरेशन बाय जनरेशन कौन सी वाली पॉलीमॉर्फिज्म इकट्ठी हो जाएगी? नॉन कोडिंग रीजन में। तो अगर मैं आपसे बोलूं, आपसे पूछूं कि दो ह्यूमन में डिफरेंस उनके कोडिंग में ज्यादा मिलेगा या नॉन कोडिंग में? नॉन कोडिंग में, क्योंकि उनकी पुरानी पुस्तों से, पुरानी जो जनरेशंस हैं, उनसे कौन से रीजन में म्यूटेशन इकट्ठी होती आ रही होगी? नॉन कोडिंग वाले में। समझ पा रहे हो? रिपीट कर दूं, एक बार फिर से सुनो बेटा। देखो, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को कई बार नहीं समझ आता है। मैं इसलिए चीजों को रिपीट करके अलग अलग फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर से देख लेते हैं। मैंने ये बोला है कि ये आपके पास एक बहुत बड़ा डीएनए है, कोई डाउट नहीं। डीएनए कहां होता है? सेल के अंदर। डीएनए में दो जगह होती है, कोडिंग और नॉन कोडिंग। कोडिंग में अगर वेरिएशन आती है तो उसे हम कहते हैं ऐसी पॉलीमॉर्फिज्म जो रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो जाएगी। नॉन कोडिंग में आती है तो वो एक्सेप्ट हो सकती है। एक्सेप्ट का मतलब कि उसको कोई रिजेक्ट करने वाला है नहीं, वो पड़ी रहेगी वैसी की वैसी। दूसरी चीज, पॉलीमॉर्फिज्म अगली जनरेशन में अगर जाना है तो कौन से सेल के थ्रू जाएगी? आपके स्किन सेल में। जैसे मान लो, अगर मान लो स्किन सेल में कोई म्यूटेशन हो जाए, क्या वो अगली जनरेशन में जाएगी? नहीं, वो सिर्फ जर्म सेल वाली जा सकती है। तो मैं रिपीट करूंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म कौन से रीजन की एक्यूमुलेट होगी? एक्यूमुलेटेड, मतलब एक्यूमुलेटेड का मतलब रिजेक्ट नहीं होगी। जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ती चली जाएगी। इसकी रिजेक्ट होगी, मान लो यहां हुई, मर गया पर्सन, खत्म हो गई, लेकिन इसकी वाली इकट्ठी होती चली जाएगी। एक्यूमुलेटेड जनरेशन ओवर जनरेशन, जनरेशन ओवर जनरेशन इन नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन में इकट्ठी होती चली जाएगी। यह बात में कोई डाउट है? नहीं सर। दूसरी चीज हमने बोला कि सोमैटिक सेल की पॉलीमॉर्फिज्म, सोमैटिक सेल की जो पॉलीमॉर्फिज्म है, म्यूटेशन है, वो क्या है? नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में कौन सी जाएगी बताओ? ओनली जर्म सेल की, ओनली जर्म सेल म्यूटेशन पास टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर है? सिर्फ जर्म सेल की म्यूटेशन जो है वो अगली जनरेशन में पास होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं बताओ? यहां तक समझ में आ रहा है? ये क्लियर है कि नहीं? तो आप खुद से देख लो, मैं जो आपको समझा रहा हूं, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। मैंने कहा कोडिंग में है, ठीक है, नॉन कोडिंग में है, सोमैटिक और जर्म सेल। सिंपल सी बात है कि पॉलीमॉर्फिज्म किसकी वजह से होती है? म्यूटेशन की वजह से। कुछ बच्चे परेशान होंगे, यार म्यूटेशन को कोई नया नाम दे रहे हैं। नहीं बेटा, म्यूटेशन जो है वो रीजन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म रिजल्ट होता है। समझ इस बात को। दूसरी बात, जो एलील वगैरह भी है ना, वो भी पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, क्योंकि अगर आप देखोगे दो एलील में बहुत हल्का डिफरेंस होता है। ये चीज क्लियर है? फिर मैंने बोला आपको पॉलीमॉर्फिज्म कहां हो सकती है? कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों में हो सकती है। कौन सी वाली रिजेक्ट नहीं होती? नॉन कोडिंग वाली। कौन सी वाली अगली जनरेशन में जाएगी? जो नॉन कोडिंग में हो और साथ में जर्म सेल में हो तो अगली जनरेशन में जाएगी। तो पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया। अब मैं आपसे ये क्यों पढ़ रहे हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म, ये समझो। हमें क्या करना है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अंतर पहचानना है दो ह्यूमन में। मुझे बताओ, यदि आपको कहा जाए कि अंतर आइडेंटिफाई करना है तो आप किस जगह अंतर पहचानोगे? जहां अंतर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं या कम हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि दो ह्यूमन में डिफरेंसेस मिलने के चांसेस कहां ज्यादा हैं, कोडिंग में कि नॉन कोडिंग में, तो मैं कहूंगा नॉन कोडिंग में। समझ लो ध्यान से बेटा,
मैं क्या कहूंगा, नॉन कोडिंग में। मैं ऐसा क्यों बोलूंगा नॉन कोडिंग में? क्योंकि नॉन कोडिंग में जो भी डिफरेंसेस हैं वो अगली जनरेशन में आसानी से चले जाएंगे। मेरी बात समझो ध्यान से। मैं आपसे कहूं कि दो ह्यूमन के बीच में डिफरेंसेस कहां मिलेंगे, कोडिंग या नॉन कोडिंग? सोचो किसमें ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म होती है? नॉन कोडिंग में। तो अंतर भी तो वहां ज्यादा आएगा। जैसे मान लो ये ह्यूमन है, इसके मान लो इसके अंदर कोई पॉलीमॉर्फ म्यूटेशंस हुई है, अगली जनरेशन में जा रही है, तो म्यूटेशन फिर उसके आगे भी होती गई। तो मेरा ये पॉइंट है सिर्फ यहां पर कि नॉन कोडिंग रीजन में क्योंकि म्यूटेशन रिजेक्ट नहीं हो रही है, इस वजह से इकट्ठी होती जा रही है, इसलिए नॉन कोडिंग रीजन में पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादा मिलेगी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करेंगे, हम टारगेट करते हैं किसको? वी टारगेट नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन जहां पर एनसीईआरटी लिखती है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म सिंपल मतलब है जीन्स के लेवल पर कोई म्यूटेशन की वजह से होने वाले बदलाव कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों में हो सकता है। नॉन कोडिंग वाला इकट्ठा होता चला जाता है। कई बार बच्चे कहते हैं यार नॉन कोडिंग में इकट्ठा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिजेक्ट नहीं हो रहा। रिजेक्ट क्यों होगा? जब कोई चीज एक्सप्रेस करेगी तभी तो रिजेक्ट करेगी नेचर उसको। भाई नेचुरल सिलेक्शन किस पे काम करता है, जीनोटाइप पे कि फिनोटाइप पे? फिनोटाइप पर। जब तक कोई चीज एक्सप्रेस नहीं करेगी तो रिजेक्ट कैसे होगी? क्लियर है? या नेचर उसे एक्सप्रेस करनी ना दे, मरती चली जाएगी वो, तो वो चीज कह रहे हैं। तो नॉन कोडिंग वाले को तो नेचर कुछ कह ही नहीं रही है, क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, बनाएगा तो रिजेक्ट होगा। ठीक है, क्या तक समझ में आ गया? अब ये मेरे को क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है मुझे ये क्लियर होना चाहिए बेटा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर मैंने आपको कहा था कि मैं 3-4 चीजें बताऊंगा। पहला मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है। रेपिटेटिव डीएनए बताऊंगा और सैटेलाइट डीएनए क्या होता है ये बताऊंगा आपको। क्लियर है? उनको आपस में रिलेट करेंगे। क्योंकि मैं ये टॉपिक क्यों करा रहा हूं मैं अब आपको क्लियर करता हूं। देखो, मैंने आपको सिंपल समझाया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है दो ह्यूमन में अंतर पता करो विदाउट सीक्वेंसिंग। सबसे पहले हम अंतर उस जगह पता करेंगे जहां मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये मिलने के चांसेस कहां ज्यादा है? नॉन कोडिंग रीजन पे। नॉन कोडिंग रीजन मतलब टोटल डीएनए का जो नॉन कोडिंग रीजन होता है वहां एक स्पेशल टाइप का डीएनए होता है रेपिटेटिव डीएनए, जिसमें हम खोजेंगे अंतर। मतलब हम नॉन कोडिंग में भी कहां खोज रहे हैं? सैटेलाइट डीएनए पे अंतर खोजेंगे दो ह्यूमन में, क्योंकि वहां अंतर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। क्लियर हुई बात? आ जाओ तो हम बात कर लेते हैं व्हाट इज रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, जरा एक बार डायग्राम देख लो। देखो बेटा, मैंने मान लो ये एक डीएनए बनाया आपके लिए, ध्यान से देखना। ये मैंने एक डीएनए बना दिया, ठीक है, जरा ध्यान से देखना बेटा। ये डीएनए बना दिया। अब इस डीएनए में देखना ध्यान से, मैं एक ही का सीक्वेंस लिखूंगा, आपको दोनों का नहीं लिख रहा, एक ही का लिख रहा हूं। मान लो यहां GAAG है, ये है GAGG, GAGG और GAGG, ये कुछ है। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना, ऐसे आएगा। मुझे बताओ क्या ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं? ये रिपीट हो रहा है, तो इस सीक्वेंस को हम लिखते हैं रिपीट। इस सीक्वेंस को हम क्या लिखते हैं? रिपीट। इसे रिपीट कहते हैं। और इस पूरे डीएनए को हम क्या लिखते हैं? रेपिटेटिव डीएनए। तो रेपिटेटिव डीएनए इट इज मेड अप ऑफ रिपीट्स। किसके बने होते हैं? रिपीट्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? रिपीट्स के बने होते हैं। समझ लो ध्यान से, मेरे पास रेपिटेटिव डीएनए किसका बना होता है? रिपीट्स का बना होता है। रिपीट समझ में आ रहा है? ये पर्टिकुलर सीक्वेंस, इसको मैं रिपीट कह रहा हूं,
और ये रिपीट कई बार आएगा, तो मैं फिर डीएनए को क्या नाम दूंगा? रेपिटेटिव डीएनए का नाम दूंगा। रेपिटेटिव डीएनए पार्ट होता है, या रेपिटेटिव डीएनए जो एक मेजर कंपोनेंट होता है सैटेलाइट डीएनए का। अब ये सैटेलाइट डीएनए वो सैटेलाइट नहीं है जो हमने टीलोमियर पर पढ़ा था, ये वो नहीं है, ये अलग से है बेटा। सैटेलाइट डीएनए का पार्ट होता है कौन? रेपिटेटिव डीएनए। मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखो बेटा, इधर देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, समझो ध्यान से। मैंने क्या किया, इस चीज को समझेंगे। पहले एक बार जरा मैं आपको वीएनटीआर और बता दूं इससे रिलेट करके। देखो, मान लो मैंने एक डीएनए ये बना दिया, ठीक है। यहां पे कोई सीक्वेंस रिपीट कर देते हैं, जैसे GATT, इसको रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये GATT है, ये इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। ऐसे मैंने मान लो काफी सारे रिपीट बना दिए। ऐसे मान लो मेरे पास काफी सारे रिपीट है। एक और डीएनए बना देता हूं, एक और डीएनए बना देता हूं। ये देखो, GATT, 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 GATT। ध्यान से देखना बेटा, ये मैंने रिपीट्स बना दिए। यहां कितने रिपीट हैं? 6। यहां कितने? 6, ठीक है। और दोनों डीएनए को मैं क्या नाम दे रहा हूं? दे बोथ आर रेपिटेटिव डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए। अब मुझे बताओ, जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा उसको समझना। मान लो अभी लगातार कितने रिपीट है? 6 कॉन्टिन्यूअस रिपीट है। कितने रिपीट? 6 लगातार है, 6 यहां पे, यहां भी 6। मान लो यहां एक म्यूटेशन हो जाए। अब याद करो, म्यूटेशन को हमने क्या नाम दिया था? पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां अगर म्यूटेशन होकर यहां G आ जाए, G आ जाए, तो अब कितने रिपीट रह गए लगातार? 3 रिपीट हो गए ना लगातार। पहले 6 थे, अब 3 रिपीट कॉन्टिन्यूअस है। इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपको यह समझा रहा हूं कि हमारे क्रोमोसोम्स पर, ध्यान से सुने, फिर ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको रिपीट समझ में आ रहा है, ये सेगमेंट, ठीक है, कोई डाउट नहीं। 2 अलग अलग ह्यूमन का डीएनए, एक ह्यूमन ए है, एक ह्यूमन बी है, ठीक है। इस ह्यूमन बी में एक जगह म्यूटेशन हुई, जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों ह्यूमन के डीएनए में डिफरेंस नहीं आ गया? इसमें लगातार रिपीट कितने हैं? 6, इसमें 3 हो गए। तो इसे हम कहते हैं, दोनों के इसमें डिफरेंस आ गया, इसे हम VNTR कह रहे हैं। VNTR की फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो इस रिपीट का जो नंबर है वो मेरे पास वेरिएबल हो गया। मतलब क्या हुआ? यहां पर ये रिपीट्स कितने हैं? यहां पर ये रिपीट्स कितने हैं? 6 हैं। पर दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। अगर एक तरीके से आप देखो, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म ना, म्यूटेशन हुई है। इसकी वजह से इन रिपीट की संख्या क्या हो गई? लगातार रिपीट्स कितने हैं? अब सिर्फ 3 है मेरे पास। तो मेरे इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जैसे मान लो हमारे जो पूर्वज थे, 50 जनरेशन पहले जाते हैं, उनके अंदर जो डीएनए था, उनमें कहीं पर क्या हुआ? इस तरह की कोई पॉलीमॉर्फिज्म हुई। अब 2 ह्यूमन में वो पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग होगी ना। अब मैं आपको फिर यह चीज कह रहा हूं कि ये कोडिंग होता है या नॉन कोडिंग होता है? रेपिटेटिव डीएनए नॉन कोडिंग होता है। और हमने कहा कि नॉन कोडिंग वाला अगली जनरेशन में जाता है। तो हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉन कोडिंग डीएनए में एक खास तरह का डीएनए होता है जिसे रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं, जहां एक सिंगल म्यूटेशन से लगातार रिपीट्स की संख्या कम ज्यादा हो जाती है। और यही पहचान बनती है 2 ह्यूमन के बीच में अंतर पता करने का।
सर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बेटा टॉपिक में डेप्थ बहुत है। प्रॉब्लम ये है कि आपके एनसीईआरटी ने भर के पैराग्राफ लिख दिया है और वो अच्छा लिखा है उसने, अच्छा इन द सेंस कि काफी डीप बातें भी लिख दी हैं। तो आपको थोड़ी मेहनत पड़ेगी, आपको एक दो बार रीड भी करना पड़ेगा इसे एनसीईआरटी से। मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, एक बार सीक्वेंस बांधूंगा तो आपको समझ आएगी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं दो ह्यूमन के बीच में अंतर पता करूंगा, पर अंतर पता करने के लिए सीक्वेंसिंग नहीं करूंगा। इस बात में कोई डाउट है? नहीं सर, ये बात ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको एक टर्म समझाई पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज मोर लाइक म्यूटेशन, पर म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस समझ लो। म्यूटेशन रीजन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म रिजल्ट होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए पे होने वाले बदलाव को कहते हैं। वो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों में हो सकता है। नॉन कोडिंग में होने वाली पॉलीमॉर्फिज्म अगली जनरेशन में आसानी से जाती है क्योंकि रिजेक्ट नहीं होती और जाएगी सिर्फ जर्म सेल के थ्रू। पॉलीमॉर्फिज्म ओवर। अब हम ये कहते हैं कि रेपिटेटिव डीएनए जो होता है वो नॉन कोडिंग रीजन में खास तरह का डीएनए होता है। इस रेपिटेटिव डीएनए पे अगर पॉलीमॉर्फिज्म होती है तो रिपीट्स की संख्या वेरिएबल हो जाती है। मतलब यह हुआ कि हमारी पुरानी जनरेशन्स में म्यूटेशन की लोकेशन अलग अलग थी, उसकी वजह से दो ह्यूमन के बीच का क्या आएगा, डीएनए में अंतर आएगा। मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आपके क्रोमोसोम नंबर 15 पर, देखो मेरी बात समझना ध्यान से, कुछ पर्टिकुलर रिपीट्स, जैसे ये रिपीट है GATT, ये आपके सारे क्रोमोसोम पे होगा, सब क्रोमोसोम पे होगा मान लो, या कुछ फिक्स क्रोमोसोम पे होगा, मान लेते हैं सारे क्रोमोसोम पे है। लेकिन आपके क्रोमोसोम पे ये रिपीट्स, मान लो आपके 15वें क्रोमोसोम पे ये रिपीट्स 3 है, मेरे 15वें क्रोमोसोम पे ये 6 है, तो यही तो अंतर बन जाएगा, यही डिफरेंस बन जाएगा हमारे बीच में। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें दो ह्यूमन के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिना सीक्वेंसिंग के। इसके लिए मैं उनका नॉन कोडिंग रीजन टारगेट करूंगा। तो एक बार अगर आपको रेपिटेटिव डीएनए और रिपीट समझ आया हो और VNTR समझ आया, VNTR का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम, टेंडम का मतलब होता है लगातार। तो यहां लगातार रिपीट कितने हैं, 6, यहां पर कितने, 3, तो वेरिएबल नंबर आ गया। इतनी अगर टर्म समझ आ गई, एक बार इसमें आगे एक टॉपिक और है छोटा सा, उससे आपको और क्लियरिटी बनेगी। जैसे ये देखो, ध्यान दो, यहां पर लगातार रिपीट कितने हैं, काउंट कर लेते हैं। जैसे ये है GATA, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ना, ये देख लो, ठीक है। लेकिन इसमें यहां देखो, यहां कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां कितने, 9 है। ये कितने थे, ये 10 थे, तो यहां म्यूटेशन हो गई, ठीक है। यहां क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई, ठीक है। अब मान लो एक म्यूटेशन और हो जाती है तो और नंबर वेरी कर जाएंगे। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है आपको समझाने का कि जो कॉन्टिन्यूअस रिपीट का नंबर है, कॉन्टिन्यूअस रिपीट का नंबर है वो अलग अलग होता है। जैसे यहां मान लो, यहां हम लिख रहे हैं 9 रिपीट, यहां 10 रिपीट है, इस वाले में 9 रिपीट है, ठीक है। मान लो अगर यहां म्यूटेशन कर दूं मैं, तो फिर कितने रह जाते, 1 2 3 4 5 6 7 रिपीट रह जाते। तो अलग अलग ह्यूमन में म्यूटेशन की लोकेशन अलग अलग होती है, इसलिए नंबर ऑफ रिपीट्स क्या आते हैं, वेरिएबल आते हैं। क्लियर है? अब आओ जरा, कैन वी रिलेट पॉलीमॉर्फिज्म एंड रेपिटेटिव डीएनए? कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। कैसे, सुनो ध्यान से, इसको आगे करते हैं। पहले जरा सैटेलाइट डीएनए को डिस्कस कर लेते हैं, अबाउट सैटेलाइट डीएनए। अब सुनो ध्यान से, हमने आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझा दिया, हमने आपको रेपिटेटिव डीएनए समझा दिया। अब इसको जाकर सैटेलाइट डीएनए से जोड़ने वाला हूं। ये आपके पास एक क्रोमोसोम बना रखा है, ठीक है, क्रोमोसोम है। तो जो क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है कोडिंग और एक होता है मेरे पास नॉन कोडिंग। तो जो विद इन नॉन कोडिंग हमारे पास एक स्पेशल डीएनए होता है, उसे कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। उसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। तो क्रोमोसोम पर कुछ ऐसा डीएनए होता है जिसे मैं सैटेलाइट डीएनए कहता हूं। बाकी के सारे डीएनए को मैं क्या नाम दे देता हूं, जीनोमिक डीएनए। बाकी के सारे डीएनए को क्या नाम दे दिया मैंने, जीनोमिक डीएनए का नाम दे दिया।
तो मैंने आपको यह समझाया कि क्रोमोसोम पे मेरे पास दो प्रकार का डीएनए है, एक सैटेलाइट डीएनए है और दूसरा मेरे पास जीनोमिक डीएनए। आप समझो इस बात को, एक सैटेलाइट डीएनए है और दूसरा हमारे पास जीनोमिक डीएनए है। क्लियर है? हम क्या करेंगे, दो ह्यूमन के बीच में डिफरेंस इसमें खोजेंगे, बिकॉज सैटेलाइट डीएनए हैव रेपिटेटिव डीएनए, और रेपिटेटिव डीएनए में कोई भी म्यूटेशन, एनी पॉलीमॉर्फिज्म इन रेपिटेटिव डीएनए इजिली विजिबल होगी। इन रेपिटेटिव डीएनए इज इजिली विजिबल मतलब आसानी से पता चलेगी। एक बार फिर समझते हैं, ये एक क्रोमोसोम है, ऐसे आपके पास बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम पर मेरे पास नॉर्मल डीएनए को हम कहते हैं जीनोमिक डीएनए, ठीक है, और एक मेरे पास क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए होता है। सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो नॉन कोडिंग होता है। क्या होता है? नॉन कोडिंग होता है, ठीक है, नॉन कोडिंग। तो नॉन कोडिंग के अंदर हमारे पास सैटेलाइट, मतलब नॉन कोडिंग और भी जगह होती है और उसका एक पार्ट होता है, मतलब उसी का एक पार्ट है नॉन कोडिंग का। सारा नॉन कोडिंग सैटेलाइट नहीं है, नॉन कोडिंग का एक पार्ट है, उसे सैटेलाइट डीएनए कह रहे हैं। सैटेलाइट डीएनए किस तरह के डीएनए का बना हुआ है? रेपिटेटिव डीएनए का। और हम ये कह रहे हैं कि रेपिटेटिव डीएनए में अगर थोड़ी भी म्यूटेशन होती है, जिसे आप पॉलीमॉर्फिज्म कहते हो, हम आसानी से दो ह्यूमन के क्रोमोसोम को कंपेयर कर ले जाते हैं। ये क्लियर है? आसानी से हम दो ह्यूमन के क्रोमोसोम को कंपेयर कर ले जाएंगे। क्लियर है? कैसे, वो भी दिखा रहा हूं, आ जाओ। अब देखो जरा ध्यान से, आपको क्या ध्यान रखना है कि सैटेलाइट डीएनए क्या है, कोडिंग है कि नॉन कोडिंग है? सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग है, ठीक है, क्लियर है? विद इन सैटेलाइट डीएनए रेपिटेटिव डीएनए होता है। विद इन सैटेलाइट डीएनए हमारे पास क्या होता है? रेपिटेटिव डीएनए, या हम कह सकते हैं कि सैटेलाइट डीएनए किसका बना हुआ है? रेपिटेटिव डीएनए का बना हुआ है। हमारे पास क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए की भी ग्रुप होती है बेटा, अलग अलग टाइप के होते हैं। हम किस बेस पर करते हैं वो मैं बताऊंगा। हम कई बार लिख देते हैं मिनी सैटेलाइट, फिर हम लिख देते हैं माइक्रो सैटेलाइट, और ये जो क्लासिफिकेशन होती है, मिनी हो गया, माइक्रो हो गया, और भी ग्रुप होते हैं, ये किस बेस पर होती है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिपीट, नंबर ऑफ रिपीट। और एनसीईआरटी लिखती है जीसी और एटी कंटेंट, कितना उसमें जीसी मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाली चीज। अब ये क्या है बेटा, मेरी बात सुनो। जैसे मान लो मेरे पास ये डीएनए दिखाया आपको, ये देखो, इसमें मेरे पास GATA, ये वाला ज्यादा ना, ATA ये ज्यादा है। अब ये देखो इसमें कितने रिपीट हैं, 1 2 ऐसे करके नंबर ऑफ रिपीट। तो सैटेलाइट डीएनए कितना बड़ा है उसके हिसाब से उसको माइक्रो, मिनी वगैरह ऐसा कुछ ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और वो किस बात पे होता है कि रिपीट कितना बड़ा है। जैसे मान लो ये वाला रिपीट जो है ये 4 वाला है, ये 4 वाला है, पर कोई रिपीट ये वाला भी तो हो सकता है, 6 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं साइज ऑफ रिपीट। फिर इसके नंबर भी हैं, देखो ये नंबर दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ रिपीट, और उसमें 80 ज्यादा है कि जीसी ज्यादा है, इसके हिसाब से हम सैटेलाइट डीएनए बनाते हैं। सैटेलाइट डीएनए क्या करते हैं, इसके हिसाब से बनाते हैं। तो मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, जैसे रेपिटेटिव डीएनए वैसे रिपीट करूंगा। अबाउट सैटेलाइट डीएनए, सबसे पहले वी हैव क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए दोनों है। नॉन कोडिंग डीएनए का पार्ट है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए में ध्यान सुनेंगे, सैटेलाइट डीएनए पर क्या प्रेजेंट होता है? रेपिटेटिव डीएनए होता है। रेपिटेटिव डीएनए में होने वाली म्यूटेशन ही आधार बनती है किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इसका मतलब यह हुआ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम दो ह्यूमन के सैटेलाइट डीएनए को कंपेयर कर रहे हैं। दो ह्यूमन के किसको कंपेयर कर रहे हैं? सैटेलाइट डीएनए को। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि सैटेलाइट डीएनए एक ऐसा नॉन कोडिंग रीजन है जहां पर म्यूटेशन के दिखने के या म्यूटेशन के पहचाने जाने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि एक सिंगल म्यूटेशन से रिपीट की संख्या वेरिएबल हो जाती है। क्लियर है? जिसे आप VNTR कहते हो।
हाँ सर, कुछ कुछ आ रहा है लेकिन जुड़ नहीं रहा। जुड़ेगा कैसे तेरे को बेटा 2 बार देखना पड़ सकता है, कुछ को तो पक्का 2 बार देखना पड़ेगा, और एनसीईआरटी की लाइनें मैं भी कराऊंगा वो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लिखा है कम से कम वो तो मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा बेटा। प्रोसेस तो बहुत आसान है पढ़ाना, स्टेप्स पढ़ाना आसान है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, उसका प्रिंसिपल इतना खतरनाक लिख दिया उसने पहले 2 पैराग्राफ में, तो उसी में सारा समय निकल जाता है पढ़ाने में। देखो, कोडिंग और नॉन कोडिंग, सैटेलाइट डीएनए इज नॉन कोडिंग, ठीक है। उसमें कौन सा डीएनए होता है? रेपिटेटिव डीएनए होता है, ठीक है। टाइप ऑफ सैटेलाइट मिनी और माइक्रो 2 तरह की है हमारे पास। हम क्या करते हैं बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, इसका साइज 0.1 से 20 केबी का होता है, किलो बेस पेयर है ये, और इसको यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, मिनी सैटेलाइट को, इसको हम यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और सैटेलाइट डीएनए का आकार, साइज या टाइप किस आधार पे होता है, ये 3 बेसिस दे रखे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब एनसीईआरटी ने एक बात बोली है कि आप क्या कर सकते हो, एक मेथड है आपके पास, याद करो, एक मेथड है आपके पास, ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन है, और वो भी कौन से वाला? सीजियम क्लोराइड वाला, सीजियम क्लोराइड वाला। उससे जीनोमिक डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए को अलग किया जा सकता है, कैन बी सेपरेटेड। अब जरा साधारण भाषा में समझो, जो मैंने ये पढ़ाया है ये एनसीईआरटी में सारा लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तक जो बताया वो सारा एनसीईआरटी में, एक बार मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा और फिर साधारण भाषा में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली काम कैसे करने वाले हैं हम। ध्यान से सुनेंगे, एक एक लाइन ध्यान से देखते हुए चलना आप। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस, कहां पता कर रहे हैं? कुछ स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रेपिटेटिव डीएनए, ठीक है। कहां अंतर पता कर रहे हैं? रेपिटेटिव डीएनए में अंतर पता कर रहे हैं। बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए रिपीटेड मैनी टाइम। अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए, इनमें क्या होता है? एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए बार बार रिपीट होता है। क्लियर है? क्लियर, देख लो। बिकॉज इन दिस सीक्वेंसेस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए रिपीटेड मैनी टाइम। तो रेपिटेटिव डीएनए में अंतर पता करते हैं, और जीएटीटी बार बार रिपीट होता है, कोई है, ठीक है। दीज रेपिटेटिव डीएनए, जो सैटेलाइट डीएनए है, उसको जीनोमिक डीएनए से अलग कर सकते हैं, कैसे? डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन जो था ना, डेंसिटी ग्रेडियंट, सीडियम क्लोराइड वाला ले लो या कोई भी ले लो, उससे आप अलग कर सकते हैं। जिसमें ये कह रहा है कि जो बल्क डीएनए, मतलब सैटेलाइट डीएनए के अलावा, वो एक मेजर पीक बनाएगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में आएगा, और कम अमाउंट में हमारे पास क्या आएगा? सैटेलाइट डीएनए आएगा। अब ये कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, मतलब क्या कि 80 है कि जीसी ज्यादा है उस रिपीट में, या लेंथ कितना है रिपीट्स का, और उसका नंबर कितना है रिपीट्स का। सैटेलाइट डीएनए को मैनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, माइक्रो और मिनी। ये आ गया। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि नॉन कोडिंग डीएनए होता है जिसे सैटेलाइट कहते हैं, उसमें रेपिटेटिव डीएनए है। मिनी और माइक्रो और भी ग्रुप कैटेगरी होती है, हम मिनी सैटेलाइट यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। सैटेलाइट डीएनए को नॉर्मल डीएनए से अलग कर सकते हैं डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। आगे आ जाओ। दीज सीक्वेंसेस, किसकी बात कर रहा है? सैटेलाइट डीएनए की। डू नॉट कोड फॉर, तो इसका मतलब नॉन कोडिंग हो गया। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग है, बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन, अच्छा खासा पोर्शन बनाता है। अब यहां पर एक बच्चा कहेगा सर आपने तो कम बताया। बेटा मैं कह रहा हूं कम मतलब बल्क जीनोमिक डीएनए पर, उसके अलावा भी वो ठीक ठाक अमाउंट में होता है। द सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, समझ में आया? सैटेलाइट डीएनए में म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसीलिए उसमें डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हाई है, डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हाई है। क्लियर है? सही है। और ये क्या बनाएगा? बेसिस फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर? सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, bone, saliva, sperm from an individual show same degree of polymorphism, same degree of polymorphism, they become, देख रहे हो इनमें कह रहा है कि इसमें सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है,
दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फोरेंसिक एप्लीकेशन। आप समझो कि डीएनए जो होगा, देखो ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, ये एक ही पर्सन का है और एक ही पर्सन का मैंने बोला था डीएनए एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सैटेलाइट डीएनए आधार बनाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, क्योंकि वहां काफी पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है। लेकिन एक ह्यूमन के डीएनए की पॉलीमॉर्फिज्म तो सेम होगी ना। क्लियर है? फर्दर, एज द पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल, इनहेरिटेबल होती है ना पेरेंट से बच्चे में, इसलिए पेटर्निटी मतलब कौन किसका बच्चा है ये भी पता कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। आगे आ जाओ। एज पॉलीमॉर्फिज्म, ध्यान दो, एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस, as polymorphism in DNA sequence is basis of genetic mapping। देखो as polymorphism मतलब mutation in DNA is basis of genetic mapping of human genome as well as DNA finger। मतलब क्या हुआ कि याद करो, हमने जब ह्यूमन जीनोम पढ़ रहे थे तो वहां पर बताया गया था बहुत सारा रीजन जो है वो SNP मिला। SNP मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिससे हम जीन्स की मैपिंग मतलब वो कहां पर प्रेजेंट है ये भी पता कर रहे थे। बाकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब म्यूटेशन की वजह से जो अंतर आया दो ह्यूमन में वही आधार होता है। इट इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब जरा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहा है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, जीन्स के लेवल पर कोई भी बदलाव जो किसकी वजह से आता है, देख रहे हो, ड्यू टू म्यूटेशन। इसका मतलब ये रीजन हो गया और पॉलीमॉर्फिज्म रिजल्ट हो गया। ठीक है, रिकॉल दैट म्यूटेशन आपने पढ़ा हुआ है। दूसरा, न्यू म्यूटेशन में अराइज इन इंडिविजुअल आइदर इन, भाई म्यूटेशन सोमेटिक सेल में भी हो सकती है और जर्म सेल में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है, सही है। इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन does not seriously impair individual's ability to have offspring, who can transmit the mutation, it can spread to other members of population। क्लियर है? तो वो अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन पर क्या होगी? स्प्रेड कर जाएगी। क्लियर? तो हमने क्या बोला है? इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इंपेयर इंडिविजुअल्स ability to have offspring who can transmit the mutation, it can spread to other members of population। Allelic sequence variation has traditionally been described as DNA polymorphism if more than one variant। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पर कह रहा है कि जो एलील्स होती हैं वो भी तो एक तरह की पॉलीमॉर्फिज्म है। जैसे मान लो रेड आई ब्लू आई, उसमें हल्का सा डिफरेंस है ना, तो ये कह रहा है कि एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन जो है वो भी क्या एक तरीके का पॉलीमॉर्फिज्म होता है और उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसलिए हम एलील कहते हैं। ठीक है, इन सिंपल टर्म देखो, सिंपल भाषा में कह रहा है इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन, कोई ऐसी म्यूटेशन जो इनहेरिट हो, कौन सी होगी? जर्म सेल में, इज ऑब्जर्व इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, उसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच म्यूटेशन ऑब्जर्व इन, किसमें ज्यादा होगी? नॉन कोडिंग में ज्यादा होगी। तो सिंपल चीजें कह रहा है कि सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? जर्म सेल और सोमेटिक सेल दोनों में होती है। एलील भी एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का। और अगर पॉलीमॉर्फिज्म नॉन कोडिंग में ज्यादा होती है ना, एज कंपेयर टू कोडिंग, और दीज म्यूटेशन ये इकट्ठी होती चली जाती हैं जनरेशन बाय जनरेशन, और यही आधार बनती हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। सही है? देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड SNP और से लेकर बहुत बड़ी टाइप की, और यही बेटा इंपॉर्टेंट है और इसी को हम आधार मानते हैं किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब जरा ये आओ, सिंपल भाषा में समझो हम कर क्या रहे हैं। 1 से 2 लाइन में बताऊंगा, पहले चीजों को समझना। तुम्हें ये समझ में आया बेटा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? वेरिएशन है। उससे होता क्या है कि अगर वो सैटेलाइट डीएनए में होगी ना, तो वो क्या करेगी? अंतर बना देगी दो ह्यूमन में। कैसे? मेरे डीएनए में और आपके डीएनए में फर्क क्या है कि हमारे पूर्वजों में या हमारे जो एंसेस्टर थे
उनके डीएनए में जहां सैटेलाइट डीएनए पर म्यूटेशन हुई थी वो आगे इकट्ठी होती चली गई, तो उसने अंतर बना दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पॉलीमॉर्फिज्म अगर सैटेलाइट डीएनए में हो रही है तो वो एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर देती है दो ह्यूमन में। अब जरा इसको ऐसे समझो, मान लो ये क्रोमोसोम है मेरे पास, समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बता रहा हूं। मान लो मेरे पास ये एक ह्यूमन है, ध्यान से समझना बेटा। देखो मेरे पास ये ह्यूमन ए है, ये ह्यूमन ए है, इसका ये 17th क्रोमोसोम ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। 17th क्रोमोसोम बना दिया। अब मान लो मैंने इसका ये 17th क्रोमोसोम 17वां क्रोमोसोम का पेयर बना दिया। ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये 17th क्रोमोसोम का मैंने पेयर बना दिया ऐसे। एक मिनट, ये मान लो 17th क्रोमोसोम बना दिया इसका, ह्यूमन ए का। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मान लो एक सीक्वेंस है GATT, इसमें ये GATT कितने हैं, ये रे इसमें इतने हैं, 1 2 3 4 5 है, इसमें मान लो 3 है। ठीक है, अब ये ह्यूमन बी है, इसका भी 17th क्रोमोसोम ले लो, तो उसमें क्या है, इस GATT किसी की जो GATT की संख्या है वो ज्यादा है। मान लो यहां कितने हैं, ये GATT कितने हैं आप देख सकते हो, 8 है। और इसके ही 17th के दूसरे पार्ट में ये हो सकता है मेरे पास 4 हो या 5 हो। ठीक है, कौन, GATT। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि GATT क्या है, एक रिपीट है। तो कोई पर्टिकुलर रिपीट का नंबर किसी क्रोमोसोम पर वेरी क्यों करता है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां कितने रिपीट है, 8, यहां कितने रिपीट है, 5। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम, टेंडम मतलब लगातार, तो लगातार रिपीट्स का जो नंबर है वो हमारे पास क्या हो गया है, वेरिएबल हो गया है। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम कुछ नहीं करते, हमारे पास मार्केट में ऐसे वीएड जैसे GATT है, इसका अपोजिट क्या होगा, C, ध्यान सुनेंगे, CTAA, ऐसा एक प्रोब आएगा। प्रोब का मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आएगा जिसपे ये रेडियो एक्टिविटी लगी होगी, रेडियो एक्टिविटी लगी होगी। मतलब मेरे पास क्या होगा, आपको मार्केट से ये CTAA मिलेगा, अवेलेबल, आपकी मार्केट में नहीं मिलेगा, रिसर्च लैब्स को मिलता है। ये CTTA क्या है, एक तरह का प्रोब है। प्रोब क्या होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए है ये एक VNTR प्रोब है। VNTR प्रोब मतलब इसी की संख्या वेरिएबल होती है। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर मुझे यह पता करने हैं कितने GATT है, तो मैं इसको इस क्रोमोसोम पर हाइब्रिडाइज करके चेक करूंगा, इसको जिस पर रेडियो एक्टिविटी लगी हुई है। क्लियर है। तो मैंने आपको यह समझाना है यहां पर कि दो ह्यूमन के सेम क्रोमोसोम पर इस रिपीट का नंबर वेरिएबल होता है। और यह वेरिएबल नंबर क्यों है, क्योंकि उनके एंसेस्टर पे पॉलीमॉर्फिज्म हुई थी, उस जगह पर म्यूटेशन हुई थी। यह क्लियर है कि नहीं, सोचो ऐसे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, रेपिटेटिव डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म होना जिसकी वजह से क्रोमोसोम पर VNTR बन जाना, वेरिएबल नंबर ऑफ लगातार, टेंडम का मतलब लगातार रिपीट। यहां पर 5 रिपीट है क्रोमोसोम 17 पे, यहां 8 है। इन रिपीट्स की संख्या वेरिएबल है। और मैं पता कैसे करूंगा, मैं पता ऐसे करूंगा कि जो रिपीट मुझे पता करना है उसका कॉम्प्लीमेंट्री रीजन का एक प्रोब आएगा जिस पर रेडियो एक्टिविटी अटैच होगी, उसको हाइब्रिडाइज करके मैं देखूंगा एक्सरे में, जिसे आप ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं, उससे मैं पता कर लूंगा। तो हर एक क्रोमोसोम का आप पता कर सकते हो। जैसे आपकी एनसीईआरटी ने कैसे डायग्राम दिया, ये देखो, आपकी एनसीईआरटी ने दिया है, देखो ये क्रोमोसोम नंबर 7 है दोनों का। ठीक है, ये पैटर्नल और ये मैटरनल दे रखे हैं। ठीक है, ध्यान देना बेटा। देखो ये देखो जरा,
इसमें कितने रिपीट है? 3। इसमें कितने हैं देख पा रहे हो? ऐसे करके देखो, ऐसे रिपीट्स हैं। यहां 4 हैं तो मान लो वो GATT 4 है, यहां ज्यादा है। तो ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 2 पर देख लो इनके, है ना, 16 पर देख लो। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं बेटा, इस तरीके से हम देख रहे हैं। जैसे मान लो ये क्या किया मैंने, जैसे नंबर ऑफ रिपीट क्रोमोसोम नंबर 7 पर इतने दे रखे हैं, तो उसका पैटर्न ऐसे बन रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर नंबर ऑफ रिपीट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ऐसे नीचे से रिपीट की संख्या लिखी हुई है। तो मेरे पास 11 है, तो 11 की पोजीशन यहां आ रही है। ठीक है, तो अगर वो 4 होते, देखो यहां पर कितने हैं? ये 3 और 4 हैं, तो ये रेड वाला बैंड यहां पर आया 3 और 4। ये चीज समझ में आ रही है? तो जो इंडिविजुअल ए है, देखो ये रहा इंडिविजुअल ए है, इस पे 3 और 4 हैं। 3 और 4 यहां दिखा दिया हमने, ये देखो ना, 3 के साथ आ रहा है, ये देखो 4 के साथ आ रहा है, ये 3 के साथ आ रहा है। ठीक है, यहां पर 6 हैं येलो वाले, और ये 8 हैं, ये किसमें? बी में। और ह्यूमन ए में कितने हैं? मेरे पास 7 और 8 हैं। अच्छा, और ये देखो, ये रहा ऐसे, ये देखो यहां पे, अब ये येलो वाले देख रहे हो, इसमें यहां पे 7 हैं, ये मान लो ये कितने हैं, काउंट कर लो, 8 हैं और 7 हैं, और यहां पर फिर 8 हैं और 6 होंगे, ऐसे करके। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रोमोसोम पर ये जो बॉक्स है ना, ये क्या है? ये आपके रिपीट हैं। ठीक है, इनकी संख्या वेरिएबल क्यों हो जाती है? पॉलीमॉर्फिज्म से। तो मेरे क्रोमोसोम 12 पे और आपके क्रोमोसोम 12 पे इन रिपीट की संख्या वेरिएबल होगी, जिसको आप ऐसे देख सकते हो, जिसको आप इस तरीके से देखोगे, एक पैटर्न बन जाएगा। जैसे ह्यूमन ए है, ह्यूमन ए पर अब ये देखो, ये वाला जो दे रखा रेड वाला, ये कौन से क्रोमोसोम पे? आप देखो, ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे है। तो ये मान लो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बी की और ह्यूमन ए की। तो ह्यूमन ए में ये 3 और 4 है, और यहां पर ये 11 और क्या है? आपके पास कितने हैं बेटा? 9 है। तो 11 और 9 यहां दिखेगा ह्यूमन बी में, देख रहे हो, 11 और 9, और 3 और 4 यहां दिखेगा। तो इससे एक पैटर्न बनने लगेगा ना। अब पैटर्न किससे कंपेयर कर रहे हो? मान लो ये क्राइम सीन पे मिला था डीएनए, उसका पैटर्न है, और ये सस्पेक्ट का है, और फिर ये सस्पेक्ट सेकंड का है। तो आप जब पैटर्न मैच करोगे तो इसका पैटर्न इसके पैटर्न से मैच कर रहा है ना। मतलब इसका ये रेड वाला कौन सा क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम 11। तो इसके 11 पर इतने रिपीट है, इसके भी 11 पर इतने रिपीट है, इसका 7 पर इतने रिपीट है, इसके 7 पर भी सेम रिपीट है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन क्राइम सीन पे था। क्लियर है? तो मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर हूं इस बात को समझाने के लिए कि पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हमारे पास रेपिटेटिव डीएनए में बदलाव आते हैं, नंबर ऑफ रिपीट की संख्या कम ज्यादा हो जाती है, और वो हमारे एंसेस्टर में हुई थी, वो पास होते, मान लो 50 जनरेशन पहले कभी हुई, फिर हो सकता है 20 के बाद एक बदलाव हुआ हो, फिर 10 के बाद कोई बदलाव, ऐसे करते करते वो बदलाव इकट्ठे होते हुए हमारे तक पहुंचते हैं। क्लियर है? ये है पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। स्टेप्स नहीं बताए, मैं स्टेप्स बताने जा रहा हूं, पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एग्जैक्टली ये है। अब आपको स्टेप्स बताएंगे तो आसानी से समझ आएगा। देखो स्टेप्स क्या है। आपको मान लो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर्पस के लिए करना है? आपको करना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्राइम सीन के लिए। तो आपके पास डीएनए कहां कहां से मिलेगा? सबसे पहले आप क्राइम सीन पे गए, वहां पर आपको कोई डीएनए मिल गया। आपको वहां पर क्या मिला? एक डीएनए मिल गया क्राइम सीन का। ठीक है, आप ले आए उसे। तो आप क्या करोगे? डीएनए कैसे मिला? सेल की फॉर्म में। तो सबसे पहला स्टेप होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो क्राइम सीन से जब आपको सेल मिलेगा, जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल है, आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। कई बार क्या होता है बेटा, सेल बहुत कम मिलते हैं, सेल बहुत ज्यादा कम मिलते हैं, 1 या 2 सेल मिला, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं प्रोसेस की बाय पीसीआर। सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। नॉर्मली पीसीआर यूज नहीं होता इसमें, इंक्रीज बाय पीसीआर। तो पीसीआर के थ्रू आप क्या कर सकते हो? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। व्हाट इज पीसीआर? याद करो, पीसीआर क्या करता है बेटा? डीएनए एम्पलीफाई करता है। मान लो आपको क्राइम सीन से सेल बहुत कम मिले, अगर आप डीएनए बढ़ाना चाहते हो तो आप पीसीआर यूज कर सकते हो। पर सबसे पहले आपको क्राइम सीन से मान लो हेयर की सेल, हेयर मिला, उसकी जो जड़ होती है उसे फॉलिकल कहते हैं, वहां से आपको सेल मिल जाएंगे, उसमें से डीएनए आइसोलेट कर लो।
तो पहला स्टेप हो गया डीएनए आइसोलेशन, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है आप यूज करो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। R.E का मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसे काट लो। इसे क्या कर लो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट लो बेटा। याद है आपको RE क्या करता था, एक पैलिंड्रोम पे काट देता था। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने इसे काट लिया, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ये डीएनए के फ्रेगमेंट आ जाएंगे। डीएनए के क्या आ गए, फ्रेगमेंट्स आ गए। तो जो क्राइम सीन से आपको सेल मिला, हो सकता है ब्लड का सेल मिला हो, हेयर मिला हो, उसका आपने क्या करा, डीएनए आइसोलेट कर लिया, आइसोलेटेड डीएनए। फिर आपने क्या किया, उसको कट कर लिया डीएनए फ्रेगमेंट। अब आप क्या करने वाले हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, आप डीएनए को चार्ज के अकॉर्डिंग रन करते हो, यहां पर वेल्स होते हैं, इन वेल्स पे लोड कर दोगे तो डीएनए एक बैंड बना लेगा। डीएनए क्या करेगा, इस तरीके से आपके पास बैंड बना लेगा, ऐसे इस तरीके से डीएनए सेपरेट हो जाएगा। इसे हम कह रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसको अलग कर देगा, सेपरेशन ऑफ डीएनए, है ना, सीविंग इफेक्ट ऑफ जेल की वजह से। याद है आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज क्या होता है डीएनए पे, पॉजिटिव नेगेटिव, वो रन करता है कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यहां नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है, और वो रन करता है तो अलग हो जाता है। तो सबसे पहले आपने डीएनए आइसोलेट किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, दूसरा आपने उसको कट कर दिया RE से, तीसरा आपने उसको क्या कर दिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसने सेपरेट कर लिया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं वो सुनो। मुझे क्या करना है, ये मान लो ये जो डीएनए है कुछ क्रोमोसोम्स के डीएनए हैं, मुझे क्या करने हैं, यहां पर ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूं। मुझे क्या करना है, इस डीएनए को ट्रांसफर करना है किसी मेम्ब्रेन पे। देखो ये डीएनए एक जेल पर आ गया है, मैं चाह रहा हूं कि इसको एक पतले से पेपर पे, जिसे एक नायलॉन की मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, मान लो ये नायलॉन की मेम्ब्रेन है, इस जेल से इस पे लाना चाह रहा हूं। क्यों लाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड बनाऊंगा। जेल को हीट नहीं कर सकते, हीट करते ही खराब हो जाता है क्योंकि जेल सेमी सॉलिड होता है। तो मैं इस डीएनए को इस नायलॉन की मेम्ब्रेन पर सेम लोकेशन पे लाना चाहूंगा। कैसे करते हैं, बफर की मदद से करते हैं। एक टेक्निक होती है, उसे सदर्न ब्लॉट कहते हैं। सदर्न ब्लॉट क्या होती है, ये मेरे पास जेल है जिसपे डीएनए एक फिक्स लोकेशन पर है, उसको सेम इस मेम्ब्रेन पर मैं लाना चाहूंगा, जिसे नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेम लोकेशन पर लाने के प्रोसेस को सदर्न ब्लॉट कहते हैं। हम जेल से इस पर क्यों लाना चाह रहे हैं, ताकि डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड कर सकें और फिर उस पर उसका प्रोब हाइब्रिडाइज कर सके। प्रोब क्या होता है, जो VNTR प्रोब बताया ना आपको, सिंगल स्ट्रैंड जिस पर रेडियो एक्टिविटी लगी थी, उसको हाइब्रिडाइज करना है। तो आप क्या करोगे, अगला स्टेप क्या है, आप क्या करोगे, ये जेल है, ध्यान से सुनो बेटा, ये मेरे पास जेल है, इस जेल पर डीएनए इस लोकेशन पर है, ऐसे आप सेम लोकेशन से जेल से डीएनए को ट्रांसफर करोगे इस पे। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है, या नाइलॉन की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन होती है। ये सेम लोकेशन पर डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, सेम लोकेशन पर डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, उसे हम कहते हैं सदर्न ब्लॉट। ये प्रोसेस अगर बेटा RNA के लिए करते थे तो EM सदर्न साइंटिस्ट का नाम था, तो इसे कहते हैं सदर्न ब्लॉट। तो सदर्न ब्लॉट क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले, सदर्न ब्लॉट होता है बेटा, इसका सीक्वेंस भी आ सकता है। सदर्न ब्लॉट होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए ऑन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर डीएनए को ट्रांसफर कर दिया, उसको हमने क्या नाम दे दिया, सदर्न ब्लॉट का नाम दे दिया। क्लियर है, इसको हमने नाम दे दिया सदर्न ब्लॉट। क्लियर है कि नहीं बताओ, उसको हमने नाम दे दिया सदर्न ब्लॉट का नाम दे दिया। ठीक है, क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है, सही है, ठीक है। अब देखो ये इस पर डीएनए को ले आए, अब उस डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड कर देते हैं। वो जो डीएनए है उसको हम, ये नायलॉन की मेम्ब्रेन है बेटा, नायलॉन की मेम्ब्रेन है, और मेरे पास
ये डीएनए जो है इस पे डालूंगा मैं। इसमें क्या है, मेरे पास वीएनटीआर प्रोब है। व्हाट इज वीएनटीआर प्रोब? मैंने क्या बताया था, याद करो। मैंने कहा था कि मान लो ये सारे जो हैं ये जीएटीटी हैं, तो वीएनटीआर क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, तो सीटीएए, और उस पर क्या लगी होगी, रेडियो एक्टिविटी। तो वीएनटीआर प्रोब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा, और उस पर क्या लगी होगी, रेडियो एक्टिविटी लगी होगी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी को पता करना आसान होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस वीएनटीआर प्रोब को इससे हाइब्रिडाइज करूंगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। देखो ध्यान से, हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पहला स्टेप, ध्यान दो बेटा, पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को काटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसके बाद उसकी करी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर सदर्न ब्लॉट कर दिया। ठीक है, सदर्न ब्लॉट का मतलब मैंने जेल से किस पर ट्रांसफर कर दिया, नाइलॉन की मेम्ब्रेन पर। अब क्या करो, वीएनटीआर प्रोब को हाइब्रिडाइज करो। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, हाइब्रिडाइज करो वीएनटीआर प्रोब को, वीएनटीआर प्रोब को, और फिर क्या करो, ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब है कि आप क्या करोगे, रेडियो एक्टिविटी को क्या बनाएगी, बैंड बनाएगी। ऑब्जर्व उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व बाय रेडियो, ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसमें एक्सरे फिल्म के ऊपर इसको हम एक्सरे फिल्म के ऊपर इमेज बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप एलेक जेफरी इन्होंने डेवलप किए थे। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले क्राइम सीन का डीएनए निकालो, और सस्पेक्ट का भी डीएनए ऐसे ही होगा, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करो, उसके बाद उस जेल पे से डीएनए को नाइलॉन मेम्ब्रेन पे ले जाओ, जिसे सदर्न ब्लॉट कहते हैं। अगर ये आरएनए के लिए करते हैं तो इसे वेस्टर्न ब्लॉट कहेंगे। हाइब्रिडाइज कर दो वीएनटीआर प्रोब को। ठीक है, वीएनटीआर प्रोब को क्या करो, हाइब्रिडाइज कर दो। क्लियर है कि नहीं? और उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करोगे, रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम बैंड ऑब्जर्व, है ना, उसको बैंड की फॉर्म में, मतलब आपको क्या होगा, एक एक्सरे फिल्म होगी, उस पर जो नाइलॉन मेम्ब्रेन है ना, उसकी रेडियो एक्टिविटी की इमेज आ जाएगी, तो उससे आपको काउंट कर सकते हो कि कितने वीएनटीआर थे। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये वो डीएनए है जो क्राइम सीन का है, मान लो। ठीक है, क्राइम सीन से डीएनए, तो ऐसे बैंड मिल जाएंगे आपको। ये मान लो क्राइम सीन का डीएनए है, उससे आपने ऐसे बैंड बना लिए। ये सस्पेक्ट 1 है, सस्पेक्ट 2 है, और सस्पेक्ट 3 है। ये जो है ना बेटा डीएनए, ये वो है, वीएनटीआर की वजह से बना है ये सब। ठीक है, अब देखो किससे ज्यादा मैच कर रहा है, जिससे मैच कर रहा है सस्पेक्ट 2 वाले से ज्यादा मैच कर रहा है, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका मतलब यही क्राइम सीन पे प्रेजेंट था। तो जो क्राइम सीन से मिलेगा डीएनए, उसके लिए वो सारे स्टेप्स किए, और इन सब के लिए भी फिर सारे स्टेप करके एक पैटर्न बनाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे। ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपको बेटा ध्यान से सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। मैंने मोर और लेस आपको सारा बता दिया है। ठीक है, देख लो क्या है। अगर आपसे कोई पूछे इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या है, इट वॉज कॉल्ड वीएनटीआर। ठीक है, और हम कौन से प्रोब यूज करेंगे, रेडियो लेबल। देख रहे हो, है ना, एलेक जेफरी ने डेवलप किया था। आइसोलेशन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर ब्लॉटिंग करते हैं। ब्लॉटिंग का मतलब ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फिर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और फिर ऑटो रेडियोग्राफी से देखते हैं, इमेज बनती है। ठीक है, और वीएनटीआर किसको बिलोंग करते हैं, मिनी सैटेलाइट को, है ना, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और क्या होता है बेटा, देख लो, द नंबर ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसलिए इनको यूज करते हैं। मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम पे उन रिपीट की संख्या अलग मिलेगी ही, 2 ह्यूमन में मिलने के चांसेस हैं। वो जो रिपीट है ना, मेरे 15 में आपके 15 पे अलग अलग होंगे, वो चीज है। ठीक है, देख रहे हो, दिस रिपीट गिव अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ अ इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल का एक अलग पैटर्न बनेगा। और सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाओगे प्रोसेस की, पीसीआर से। नॉर्मली हम पीसीआर यूज कहीं नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अगर डीएनए आपको क्राइम सीन से कम मिला है तब यूज करोगे।
क्लियर हो गया? सही है, ठीक है। तो प्लीज इसे देखें। आपका रिवीजन में मेरे को क्वेश्चंस कराने हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं सैटरडे को आपको करा रहा हूँ, या हो सकता है संडे मॉर्निंग को करा दूं, ठीक है, किसी भी एक टाइम पे मैं करा रहा हूँ। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसको।